ज़िंदगी हर पल लड़ने का नाम है, चाहे वो तूफ़ान से हो, खुद से हो या मौत से हो। शायद ज़िंदगी की यही पहचान है। नमस्कार, दूरदर्शन बिहार के इस कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में मैं कृति आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जब हम बात करते हैं लड़ने की, मौत से लड़ने की, वो भी ज़िंदगी के लिए, तो सबसे पहले दिमाग में जो बात आती है वो है कैंसर। जी हाँ, और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कैंसर के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे इसके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। और इस विषय पर जानकारी हासिल करने के लिए आज हमारे बीच एक मेहमान मौजूद है। आइए मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं महावीर कैंसर संस्थान से कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा चौहान। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार कीर्ति, और धन्यवाद आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, आप जानते हैं हमारा यह कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है। आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट डाउन कर लें, 1800-3456-171, जो अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। और कैंसर से संबंधित आप अपने सवाल डॉक्टर साहब से बेझिझक पूछिए। तो मैम, दर्शक हमसे जुड़ेंगे, हम इस कार्यक्रम को तब तक आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो मैम, सबसे पहले आप हमें बताएं कि कैंसर क्या है। देखिए, कैंसर एक बीमारी है जिसमें जो हमारे शरीर की कोशिकाएं या सेल जो होती हैं, उनमें से कुछ कोशिकाओं का जो विभाजन या सेल डिवीजन जो हम कहते हैं, वो अनियमित हो जाता है और अनियंत्रित तरीके से उस सेल की जो संख्या है वो बढ़ने लगती है और वो आसपास के शरीर के जो भाग होते हैं उनमें भी ये फैल जाती है। तो जब ये बीमारी होती है उसे हम कैंसर कहते हैं। और कैंसर जो है शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है। अगर ये प्रक्रिया स्तन के सेल में शुरू होती है तो वो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। अगर ये मुंह के सेल में होगा तो फिर मुंह का कैंसर हो जाएगा। तो मतलब इसका तात्पर्य यही है कि किसी भी कोशिकाओं में अगर अनियंत्रित विभाजन होता है तो वो आगे बढ़कर एक कैंसर का रूप ले लेता है। तो मैम, कैंसर कुल कितने प्रकार के होते हैं? कि अगर आप कैंसर के प्रकार की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा, जहाँ कोशिकाओं का विभाजन होता है वहाँ कैंसर होता है। तो इस तरह से शरीर के किसी भी भाग में कैंसर हो सकता है। किसी के ब्रेन में कैंसर हो सकता है, आँख में कैंसर हो सकता है, ओरल कैंसर्स हो सकते हैं, स्तन में कैंसर हो सकता है, खाने की नली में हो सकता है, गर्भाशय में हो सकता है। जो भी भाग है वहाँ कैंसर हो सकता है। और जिस भाग से वो जो कैंसर है वो उत्पन्न होता है तो फिर उससे वहाँ का कैंसर कहते हैं। तो मैम, जो विभिन्न प्रकार आपने बताया शरीर के किसी अंग में कैंसर का, तो सभी के क्या अलग लक्षण होते हैं या समांतर होते हैं? जी बिल्कुल, कुछ लक्षण होते हैं कैंसर के वो समांतर होते हैं, बट अधिकतर शरीर के जिस भाग में कैंसर होता है उस भाग का, उस शरीर के उस भाग का जो भी कार्य होता है उसके कार्य को ये जो है ऑब्स्ट्रक्ट करता है। और जो भी सिम्टम्स या लक्षण होते हैं वैसे होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी के मुंह में कैंसर होता है तो फिर मुंह में छाला होगा या फिर कोई ग्रोथ दिखेगा, खाने में तकलीफ होगी, बोलने में तकलीफ होगी, आवाज़ में बदलाव आएगा, थूक में खून आ सकता है, गले में दर्द रह सकता है, ये सब तकलीफ होगी। अगर स्तन में कैंसर है तो वहाँ पे गांठ दिखेगा, अल्सर दिखेगा, या फिर जो निपल है उससे कोई रक्त स्राव हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि शरीर के जिस भाग में कैंसर होता है, जो इसके जो लक्षण होते हैं वो वहाँ से रिलेटेड होता है। अगर खाने की नली में होगा तो खाने में तकलीफ होगी, खाने के तुरंत बाद उल्टी होने लगेगी, पेट में दर्द होगा, ये सब तकलीफ हो सकती है। तो मैम, एक ओवरऑल समांतर प्रमुख लक्षण क्या है कैंसर के? देखिए, कैंसर के लिए कहते हैं ना, जैसे कुछ लक्षण है कि अगर ये चीज़ आपके शरीर में है और 2 या 3 हफ्ता से ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं ये कैंसर के लक्षण तो नहीं है। उनमें प्रमुख लक्षण है जैसे आपके शरीर के किसी भी भाग में कोई गांठ हो, कोई घाव है, कोई अल्सर है जो कि भर नहीं रहा है, 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं, आप इलाज कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहा है, या फिर अकारण ही आपको बुखार है काफ़ी दिनों तक, काफ़ी थकान महसूस होती है, अचानक वज़न घट रहा है, या फिर आपके जो शरीर की जो जैसे कि किसी भी रास्ते से खगार में खून आना, खांसी में खून आना, आप उल्टी कर रहे हो उसमें खून आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, महीने के रास्ते से जो खून आता है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, या महीने में
लगातार रह रहा है, या हर 10 दिन 15 दिन पे वो मासिक आ रहा है, या फिर अगर आप पखाने में काफ़ी कब्जियत है, उसमें खून का आना, मतलब कोई भी अगर जो आपकी जो नियमित दिनचर्या है या आपके शरीर में कोई भी अगर विकार आपको लगे और वो 3 से 4 हफ्ते तक बरकरार है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आपको सतर्क होना चाहिए, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है ये कैंसर के शुरुआती लक्षण हो। तो मैम ऐसे कौन से किस प्रकार का जो कैंसर है सबसे ज़्यादा देखा जाता है? अभी पूरे विश्व में और हमारे भारतवर्ष में ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर वो नंबर 1 कैंसर है। कुछ साल पहले तक स्तन कैंसर हमारे देश में बहुत कॉमन नहीं था। इसे हम एक वेस्टर्न डिजीज़ कहते थे कि ये विदेशों में वेस्टर्न कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ में होने वाली बीमारी है। बट पिछले 8 से 10 साल में हमारी महिलाओं में भी ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है और अब ये पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 कैंसर है, स्तन कैंसर। तो मैम स्तन कैंसर का कारण क्या है? कि स्तन कैंसर एक हार्मोनल रिलेटेड कैंसर है और इसके तेज़ी से बढ़ने की कुछ वजह है, जिसमें कि सबसे बड़ी वजह है जो हमारे रोज़मर्रा या दिनचर्या में जो बदलाव आया है, हमारे खान पान का स्टाइल जो भी हो। अब हम लोग अपना जो देसी खाना है, जो फाइबर है, जो वेजिटेबल्स है, वो छोड़कर थोड़ा वेस्टर्नाइज्ड कल्चर की ओर जा रहे हैं। हमारा फूड हैबिट वैसा हो रहा है, जो हमारे कार्य करने की जो शैली है वो ज़्यादा, जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है वो कम हो गई है। लोग बैठकर ज़्यादा दिन मोबाइल, टीवी ये सब के सामने ज़्यादा समय, जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो कम हो गया है। माफ़ी चाहूँगी मैम, आपको बीच में रोक रही हूँ। एक कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार आजाद है। जी दिनेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं यूपी के बनारस से बोल रहा हूँ। जी, क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। क्वेश्चन है मैम कि मेरी जी बहन थी। दिनेश जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, फिर से बोलेंगे? मेरी भांजी है, मतलब बहन की बेटी है। जी जी। उनको जो है स्तन कैंसर हुआ था, तो उनका जो है ऑपरेट वगैरह करके एक सेट कर दिया स्तन कैंसर में। अब कीमोथेरेपी चल रही है, मतलब ऑपरेशन के बाद वाला। तो उसमें उनके हाथ वगैरह पूरे तो डर कि क्या हाथ ये सब ब्रेस्ट को चेक कर हाथ मतलब मैम कीमोथेरेपी चल रही थी उनकी भांजी की। हाँ। तो दिनेश जी, आपकी आवाज़ तो साफ नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाई आपकी भांजी जो है उन्हें स्तन कैंसर हुआ था, ऑपरेशन हो गया है और उसके बाद कीमो चल रहा है और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन शायद उनको है। तो ये स्तन कैंसर में ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी चलता है और किसी किसी केस में रेडिएशन की भी ज़रूरत पड़ती है। और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स आप बता रहे हैं, बहुत सारे कीमो के नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिन्हें जो भी आपके ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो भी डॉक्टर हैं, आप उनसे मिले, वो कुछ दवाइयाँ देंगे और वो तुरंत हील हो जाएगा। जी मैम, तो जैसा आपने बताया स्तन कैंसर के बारे में, और हमारे पहले कॉलर भी जुड़े स्तन कैंसर को लेकर। कह रही हूँ, स्तन कैंसर काफ़ी कॉमन हो चुका है हमारे अस्पताल महावीर कैंसर संस्थान में। हर दिन प्राय कम से कम 10 से 15 नए स्तन कैंसर के मरीज आते हैं हर दिन। जी तो आप जान सकती हैं, मतलब आप समझ सकती हैं कि कितने मरीज हैं हमारे बीच स्तन कैंसर के। अगर आप आंकड़ों पे भी देखें तो हर 4 मिनट में एक महिला स्तन कैंसर उन्हें डायग्नोज होता है हमारे देश में। और चूंकि वो एडवांस स्टेज में आती हैं, ये चिंता का विषय है हमारे लिए। तो हर 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु स्तन कैंसर से हो रही है। तो अगर आपका हमारा ये चर्चा आधे घंटे का है, तो आधे घंटे में 6-7 नए मरीज डायग्नोज हो जाएंगे स्तन कैंसर के। जी। इतनी बड़ी है ये समस्या, इसलिए ज़रूरत है कि सब लोग जागरूक हो, अवेयर हो। जी बिल्कुल। तो मैम, आपने स्तन कैंसर के बारे में बताया कि इसका कारण, तो मैम इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण जैसे कि मैंने आपको बताया ना, हर महिला को 20 वर्ष के उम्र के बाद महीने में एक बार स्वयं अपने स्तन की जांच करनी चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि उनके दोनों स्तन में आकार में कोई चेंज तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है, कोई गिल्टी तो नहीं है, निपल से कोई स्त्राव तो नहीं हो रहा है। और स्तन के साथ साथ जो हम आर्मपिट कहते हैं जी, वहाँ भी देखना चाहिए कि वहाँ के भाग में भी कोई सूजन, कोई गांठ, कोई गिल्टी तो नहीं है। अगर ऐसा आप करोगे तो जो स्तन कैंसर अगर है भी तो बहुत ही अर्ली स्टेज में वो
वो डायग्नोज हो जाएगा और पूरी तरह ठीक होने की संभावना 90 से 95% हो जाती है। मैम जनरली क्या होता है, हमारी जो मदर या माएँ हैं घर में, या वो अपने घर के काम में इतने व्यस्त होते हैं, अपने परिवार के देख रेख में, कि वो नज़रअंदाज कर देते हैं ऐसे छोटे मोटे चीज़ों को जो आगे चल के एक बड़ी बीमारी बन सकती है। तो मैम ये कह सकते हैं कि उसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको अपने शरीर के प्रति सचेत रहना चाहिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी आप अपने परिवार को देख पाएंगी। तो दर्शकों, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि डॉक्टर साहब की बातों पर आप ध्यान देंगे कि एक छोटी सी चीज़ कब बड़ी रूप ले ले और कितनी बड़ी बीमारी बन जाए वो आप समझ भी नहीं सकते। तो मैम आपने बताया स्तन कैंसर के बारे में, जो महिलाओं के अंदर हम ले सकते हैं, तो पुरुषों में ऐसी कौन सी कैंसर है जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है? पुरुषों में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो है ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर और लंग कैंसर। और इस दोनों कैंसर की सबसे बड़ी वजह है तंबाकू का उपयोग करना। तो जो पुरुषों में कैंसर है वो तंबाकू रिलेटेड होता है। तो अगर तंबाकू छोड़ दिया जाए तो जो भी कैंसर्स है वो 40%, मतलब 40% जो कैंसर्स है, जब हम बात करते हैं कि साल में हमारे देश में 14 लाख नए कैंसर मरीज, 15 लाख, उनसे 40% जो कैंसर केसेस है वो कम हो जाएंगे। तो पुरुषों में तंबाकू रिलेटेड, क्योंकि तंबाकू का प्रचलन खासकर हमारे मतलब देश के हमारे भाग में बहुत ही कॉमन है। यस मैम। और स्मोकलेस टोबैको जो कहते हैं, जैसे खैनी, पान, जर्दा, ये सब खाना, गुटखा, ये सब चीज़ लोग लेते हैं, इसलिए मुंह का कैंसर पुरुषों में बहुत ज़्यादा और बहुत कॉमन है। मैम तो इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चल सकता है? ये मुंह में घाव होना, अल्सर होना और कोई भी दर्द होना, खून आना, बोलने में तकलीफ होना, घोटने में तकलीफ होना, ये सारे लक्षण हैं। जैसे मैंने बताया कि 20 वर्ष की उम्र के बाद हर महिला को स्तन की जांच करनी चाहिए, उसी तरह महीने में एक बार हर व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, ऐसा नहीं है कि मुंह का कैंसर महिलाओं में नहीं होता है या जो तंबाकू का उपयोग नहीं करते उन्हें नहीं हो सकता है। हाँ, तंबाकू उपयोग करने से संभावना बढ़ जाती है, लेकिन कैंसर किसी को भी हो सकता है। तो महीने में एक बार जब भी वो ब्रश करे, अच्छे से अपने मुंह को एग्जामिन करे, जीभ को बाहर निकाले, ऊपर नीचे, फ्लोर ऑफ माउथ है, मुंह के जो भी भाग है उन्हें अच्छे से एग्जामिन करे। उन्हें कोई भी छाला या लालिमा जैसा या उजला पैच या कोई भी अल्सर, घाव अगर नजर आए तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। बिल्कुल। जिस तरह स्तन कैंसर अर्ली स्टेज में ठीक हो सकता है, मुंह का कैंसर भी बड़े ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो मैम ये जो कैंसर बीमारी है, क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है? नहीं, ये कैंसर जो है ना, ये एक भ्रम है कि ये छुआछूत की बीमारी है। कैंसर बिल्कुल ही छुआछूत की बीमारी नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया, कैंसर होने की सबसे बड़ी वजह तंबाकू का उपयोग करना है। कुछ इन्फेक्शंस है जिससे होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैंसर नहीं होता है, ये फैलता नहीं है। क्योंकि मैम समाज में इस बीमारी को लेकर अभी भी भ्रांति है, जिसे मिटाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, जैसे हमारे भी मरीज़ आते हैं, फिर तो उनके जो भी अटेंडेंट होते हैं वो आकर पूछते हैं कि हमारे बच्चे ने इनके साथ खाना खा लिया, कहीं उन्हें तो कैंसर नहीं हो जाएगा। या छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनके दादा दादी किन्हीं को बीमारी है, वो उनके साथ रहना चाहते, खेलना चाहते हैं, कहीं उन्हें तो कैंसर नहीं हो जाएगा। तो हम उन्हें समझाते हैं कि बिल्कुल नहीं, कैंसर छुआछूत से फैलने वाली बीमारी नहीं है। कैंसर मरीज़ के साथ रहने से आपको कैंसर नहीं होगा। जी, तो दर्शकों, आपने सुनी होगी मैम की बात। डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई छुआछूत की बीमारी बिल्कुल नहीं है, ये एक आम बीमारी है जो संक्रमण नहीं हो सकती है। इसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, बस इसे समझने की ज़रूरत है, इसे नज़रअंदाज करना घातक है। तो मैम हमने बात किया कि कारण के बारे में, लक्षण के बारे में। मैम आपने बताया कि छुआछूत की बीमारी नहीं है, तो क्या ये जेनेटिक डिजीज़ हो सकता है? करीब जो भी 8 से 10% जो कैंसर है वो हेरिडेटरी या जेनेटिक होता है। इसका अर्थात ये है कि अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर है तो फिर परिवार के दूसरे सदस्य को वो कैंसर होने की संभावना जो है वो 8 से 10% बढ़ जाती है। इसमें कुछ कैंसर ही होते हैं जेनेटिक, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर जेनेटिक है, ओवेरियन कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, कुछ कैंसर्स जेनेटिक होते हैं। तो ऐसे कैंसर्स में हम कहते हैं अगर फैमिली में किसी को स्तन कैंसर है तो जो उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, जैसे किसी महिला को कैंसर हो रहा है तो उनकी बेटी, उनकी बहन, उनकी मदर, उनकी मौसी, ये सब जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, उन्हें कैंसर होने की संभावना बाकी लोगों से थोड़ी ज़्यादा रहती है।
तो वो थोड़ा सचेत रहे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सचेत रहे, आप स्तन का जांच करें, और आजकल कुछ जांच भी अवेलेबल है जिसे हम ब्राका टेस्ट वगैरह कहते हैं, जिस जांच से पता चलता है कि ये म्यूटेशन या जो भी जेनेटिक्स या हेरिडेटरी चेंज है वो होने की संभावना आपके शरीर में कितनी है और आप किस रिस्क कैटेगरी में हैं। यस मैम। मैम, कैंसर की जो शुरुआत होती है शरीर में, वो कैसे होती है और वो कितने दिनों में पूरे शरीर में फैल सकता है? देखिए, ये भी ना हर कैंसर का अलग अलग होता है। अगर आप एक ओवरऑल पूछेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि 1 साल में कैंसर फैलता है या 6 महीने में या 2 साल में। ये डिपेंड करता है शरीर के किस भाग में कैंसर है और कैंसर की बायोलॉजी कैसी है। और लेकिन आम तौर पर जो कैंसर होता है, अगर आप उपचार नहीं कराते हैं तो 2 से 3 साल में ये पूरी तरह। और कैंसर में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जिस भाग में होता है केवल उस भाग तक सीमित नहीं रहता है। इसीलिए कैंसर एक भयानक बीमारी है, बाकी बीमारियों से अलग है कि ये शरीर के दूसरे भाग में भी फैलता है। इसके कहने का मतलब, अगर किसी को मुंह का कैंसर है और अगर इलाज नहीं हो रहा है तो हो सकता है जो कैंसर है वो आपके ब्रेन में चला जाए, आपकी हड्डियों में चला जाए, लिवर में चला जाए, लंग्स में चला जाए। और जब ऐसा होता है, एक भाग का कैंसर दूसरे भाग में फैलता है, जिसे हम चौथे चरण की बीमारी कहते हैं, तो फिर इसका ठीक होना करीब करीब नामुमकिन है। कुछ दवाइयों से आप कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन चौथे स्टेज में बिल्कुल ठीक होने की बात हम नहीं सोच सकते। जी। तो मैम, यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य कमज़ोर हो पहले से ही हिस्ट्री में, तो उसे कैंसर होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं? बिल्कुल। देखिए, जो बॉडी का इम्यूनिटी होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, बाकी बीमारियों के लिए भी। मैम, इस चर्चा को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। जी हाँ, उमेश कुमार नाम है सर। जी उमेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जहानाबाद से बोल रहे हैं। जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सवाल ये है कि हम एक बच्चा है, मैं बोले मतलब कि रक्तस्राव होता है, तो मैं जब उमेश जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, आप फिर से बोलेंगे? हाँ, ये बोल रहे हैं कि कोई शिकायत था और 6 महीना से ऊपर हो गया, बराबर ठीक हो जाता है, पर क्या ऐसा? उमेश जी, आपकी आवाज़ अभी भी क्लियर नहीं है। बच्ची को लिकोरिया हुआ है, 18 वर्ष की उम्र है जी। और वो करीब साल से नहीं, क्या कैंसर क्या? देखिए, जैसे कि आपकी बच्ची की उम्र केवल 18 वर्ष है, तो इतने कम उम्र में गर्भाशय के कैंसर होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। ये मोस्ट प्रोबेबली इन्फेक्शन का केस है। आप किसी डॉक्टर से दिखाएं, छोटी जांच होती है और एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे, कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इतने कम उम्र में गर्भाशय का कैंसर होने की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन एक बार आप डॉक्टर से समुचित जांच ज़रूर करा लें। अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ जो इमेजिंग होती है, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है, सिटी स्कैन होता है, ये सब की भी अगर ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर कराए। और जो उपचार डॉक्टर बताए वो कंप्लीट उपचार ले, उपचार बीच में ना छोड़े, क्योंकि ये इन्फेक्शन अगर रह जाएगा शरीर में तो ये आगे बढ़कर कैंसर का रूप ले सकता है। जी। तो मैम, जैसा कि हमारे कॉलर ने पूछा गर्भाशय के बारे में, ये क्या है मैम, इसके बारे में बताएं। गर्भाशय का कैंसर, जैसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, ये जो बचदानी के निचले भाग को कहते हैं जी। ये भी हमारी महिलाओं में स्तन कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है। और अब एक खुशी की बात है कि गर्भाशय के कैंसर के अगेंस्ट हमारे पास एक वैक्सीन आ गया है जी, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ गर्भाशय का कैंसर अब एक रेयर ट्यूमर के कैटेगरी में आ गया है, क्योंकि वो लोग वैक्सीन यूज़ करते हैं। हमारे देश में भी ये वैक्सीन आ गया है। अभी हाल में हमारे देश की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपना वैक्सीन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत काफ़ी कम है। पहले कीमत एक समस्या होती थी कि एक वैक्सीन की कीमत 3 से 4 हज़ार रुपया पड़ता था और आपको 2 से 3 डोज लेना होता था। बट अब हमारे देश में यह निर्मित हो रहा है, इसकी कीमत बहुत कम है और बहुत जल्दी सरकार इसे जो हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें लाने की कोशिश कर रही है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो सबसे अनुरोध है कि आपकी जो भी बच्चियां हैं 9 से 13 साल के बीच में, उन्हें वैक्सीन ज़रूर दिलाएं। जी।
तो मैम आपने हम चर्चा कर रहे थे अभी कि इम्यून सिस्टम के बारे में, जिनका इम्यून कमज़ोर होता है तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो इसके बिल्कुल। बारे में मैम आप बता रही थी। देखिए, जैसे कि कैंसर के बारे में कहा जाता है ना, कोई भी रिस्क फैक्टर है, कोई तंबाकू ले रहा है या किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे भी कहा कि इन्फेक्शन हो रहा है, अगर आपके बॉडी की इम्यूनिटी कम है तो वो इन्फेक्शन आपके शरीर में रह जाएगा, वो लंबे समय तक परसिस्ट करेगा। और कोई भी इन्फेक्शन अगर लंबे समय तक परसिस्ट करता है तो वो कैंसर की वजह बन सकती है। इसके विपरीत अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो पहले तो वो बॉडी में इन्फेक्शन होने नहीं देगा, और अगर इन्फेक्शन होता भी है तो वो बहुत जल्दी समाप्त कर जी देगा। मैम। तो जो इन्फेक्शन से होने वाला कैंसर है, जिसमें प्रमुख आपका गर्भाशय का कैंसर है, पेट का कैंसर है, ये चीज़ें अधिकतर जो थोड़े इम्यूनिटी कम होती हैं, जो थोड़े लो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा के जो होते हैं, जिनका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा नहीं होता, उनमें ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है। तो मैम इसी के साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अनसर है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? समस्तीपुर जिला की पंचायत। जी जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हमारा सवाल है सर, पत्नी को 15 दिन पहले गए तो उसमें मसूरा में सूजन है और खाना हो जाता है, और वो तो अभी चलता है, तो उसमें हम तो डिस्कस करते हैं। आवाज़ क्लियर सर, आपकी मसूरा आवाज़ फिर क्लियर से- नहीं है, एक बार फिर से बोलेंगे? हाँ, दांत उखड़वाए थे 15 दिन पहले, मसूरा में सूजन है, जी काला टाइप का है, मुंह पीछा रहता है, कुछ स्वाद नहीं मिलता है। मामा बताएंगे। जैसा कि हम शायद उनके दांतों में कोई तकलीफ थी, मसूड़े में सूजन है, तो आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। और मसूड़े में सूजन जो ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, वो जो भी दवाइयाँ दे, मुंह को साफ रखना, नियमित माउथ वॉश करना, खाने के बाद कुल्ला अच्छे से करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो सफाई बहुत ज़रूरी है, कि सफाई से क्या होता है, जो भी फूड पार्टिकल या जो इन्फेक्शन है वो निकल जाता है मुंह से बाहर, तो फिर जो ये इन्फेक्शन या सूजन है ये कम हो जाएगा। और अगर 3 से 4 हफ्ते बीत गए हैं तो फिर आपको एक बार आकर डॉक्टर से दिखा लेना हो, कहीं ये शुरुआती कैंसर तो नहीं है। एक छोटे से बायोप्सी की जांच होती है जी। और मसूड़े का एक्सरे किया जाता है। ये इन 2 जांचों से हम बता सकते हैं कि ये कैंसर है या इन्फेक्शन है, और फिर उस हिसाब से उसका इलाज हो। तो मैम जैसे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो एक चीज़ हम ये नोटिस कर सकते हैं कि हर कोई छोटी चोट हो या मसूड़े में सूजन हो तो लोगों को लगता है कि ये कैंसर हो सकता है कि नहीं। तो जैसे हम ये कह सकते हैं मैम कि हमें कुछ भी हो, छोटी सी छोटी चीज़, तो उसकी जांच कराना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आप एक बार स्पेशलिस्ट से दिखाएं ज़रूर। ऐसा नहीं कि ये मसूड़े में सूजन है, अभी तो कोई तकलीफ नहीं है, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, और जब 6 महीने 7 महीने बाद बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया, दांत गिर गया, तब डॉक्टर के पास गए। यूजुअली हम देखते हैं कि जो ओरल कैंसर्स के या मुंह के कैंसर के मरीज़ आते हैं, अभी भी कुछ मरीज़ इतने एडवांस स्टेज में आते हैं कि हम सबसे पहले तो उनसे पूछते हैं कि इतने दिन से आपके मुंह में बीमारी थी, आपको सामने दिख रहा होगा, आप क्यों नहीं इलाज कराए? तो कहते हैं ऐसे ही लग रहा था, ठीक हो जाएगा। फिर किसी जो कहते हैं ना, वो लोकल जो क्वैक्स होते हैं या नॉन डॉक्टर्स होते हैं, उनसे कभी कुछ जड़ी बूटी लिया, कभी कुछ भी अपने से इलाज किया, कभी अपने परिवार वालों से पूछ के किया। बिल्कुल, घरेलू नुस्खे। और इससे क्या होती है ना, बीमारी बढ़ती जाती है, और फिर प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो हमारे पास आते हैं तो इस स्टेज में बीमारी होती है कि फिर इलाज कर पाना मुश्किल होता है। जी। तो मैम हमने महिलाओं और पुरुषों के बारे में बात की, अगर हम बच्चों के बारे में बात करें तो अभी बच्चों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली कौन सी कैंसर की बीमारी है? बच्चों में जो भी कैंसर्स होते हैं ना, यूजुअली वो ज़्यादा हेरिडेटरी और जेनेटिक्स का रोल होता है उनमें। जी। और बच्चों में ब्लड कैंसर बहुत कॉमन होता है, ब्रेन ट्यूमर्स होता है, ये 2 बीमारी बच्चों में बहुत कॉमन है। फिर एक लिम्फोमा होती है जो कि गिल्टी शरीर में बढ़ जाता है, तो ये बीमारियां बच्चों में कॉमन है। तो मैम एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अनिल है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नालंदा जिला। जी, क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो।
सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है क्लियर। हाँ सर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। जी जी बोलिए। मेरी पत्नी को ब्रेस्ट में ट्यूमर हो गया था, जी। उनका ऑपरेशन भी हो गया है और तो उसके कलाई में गांठ तो सर ऑपरेशन हो गया, उसके बाद सर आपने क्या बोला? कलाई में गांठ दाहिने हाथ में जी कलाई एक छोटा सा गांठ उभर आ गया। जी मैम बताएंगे। देखिए, अगर स्तन कैंसर है, ऑपरेशन हो गया है, तो इसके बाद बहुत ज़रूरी है कि इलाज को कंप्लीट करना। बहुत लोग समझते हैं कि जो बीमारी थी वो तो निकल गई है, अब हम घर चले जाते, इलाज छोड़ देते, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोपिक या सूक्ष्म तौर पे बीमारी मौजूद रहता है। और स्तन कैंसर में बहुत ज़रूरी है उसके बाद 6 से 8 साइकिल कीमोथेरेपी लेना, और अगर आपके डॉक्टर ने कहा है स्टेज एडवांस्ड है तो साथ में रेडिएशन लेना। जी। तो ये जानकारी मुझे नहीं है कि आपने ऑपरेशन के बाद इलाज कंप्लीट कराया या नहीं कराया, क्योंकि ऐसा नहीं करने से बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि दोबारा से बीमारी आ जाए या शरीर के किसी दूसरे भाग में, जैसा कि आप कह रहे हैं हाथ पे गांठ के रूप में बीमारी आए। जी। तो अगर कोई गांठ है, आप वापस अपने डॉक्टर के पास जाए, एक सुई की जांच होगी जिससे पता चलेगा कि ये गांठ कहीं बीमारी तो नहीं है, और फिर इसका समुचित इलाज किया जाएगा। ये मैम तो हमारे कॉलर ने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम, और आपने बताया कि ट्रीटमेंट पूरा करना बहुत ज़रूरी है कैंसर को लेकर। तो मैम जब ये ट्रीटमेंट चलता है उस दौरान खान पान कैसा होना चाहिए पेशेंट का? देखिए, जैसे कि जब ट्रीटमेंट चलता है, कैंसर के जो ट्रीटमेंट है, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे वो रेडिएशन है, वो थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, मरीज़ों के लिए कठिन समय होता है, उन्हें भूख नहीं लगती है, उल्टी होते रहती है, खाने का मन नहीं करता है, ये सब कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है। लेकिन अब इनके लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है, तो हम मरीज़ को कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा करके ही, लेकिन दिन में कम से कम 5 से 6 बार खाएं, समुचित मात्रा में पानी ले, प्रोटीन आपके खाने में प्रोटीन की संख्या, मतलब प्रोटीन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आपके जो नॉर्मल जो हेल्दी कोशिकाएं हैं वो जल्दी से जल्दी बने और जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है वो कम हो। तो खाने पे स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा संपूर्ण इसमें लेना चाहिए, साथ में बाकी जो आयरन है, जो फोलिक एसिड्स है, जो विटामिन्स वगैरह होते हैं, ये सब भी हम अपने मरीज़ों को प्रिस्क्राइब करते हैं, वो लेना चाहिए उन्हें। तो दर्शकों, जैसा कि मैम ने बताया कि हमें अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि गुटखा खाकर और पान चबाकर मान बढ़ाओगे, कैंसर होगी, बीमारी बढ़ेगी और तुम्हारी जान भी जाएगी। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती वक्त लेकर आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। और दर्शकों, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि इस समाज को स्वस्थ बनाना है और कैंसर को दूर भगाना है, साथ ही साथ डीडी बिहार भी देखते रहना है। नमस्कार।